हाथी, ऊंट, कुत्ते। मैं यहाँ किसी जंगल या जू के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ इंडियन इलेक्शंस के बारे में। जी हाँ, हाथी और ऊंट के पीठ पर वोटिंग मशीन्स भारत के ऐसे कोनों में पहुंचाए जाते हैं जहां ना गाड़ियां जाती हैं और ना ट्रेन। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इलेक्शन गाइडलाइंस के अनुसार हर रजिस्टर्ड वोटर के 2 किलोमीटर दूरी पर एक वोटिंग स्टेशन होना जरूरी है। मजे की बात तो ये है कि 2009 के जनरल इलेक्शंस के दौरान केवल एक वोटर के लिए गुजरात के गिर फॉरेस्ट में एक वोटिंग स्टेशन सेटअप किया गया था और 2014 में कुत्तों ने सेंसिटिव एरियाज के वोटिंग स्टेशंस को गार्ड भी किया था। इतने धूमधाम से इंतजाम होता है हमारे यहाँ इलेक्शंस के लिए। लेकिन क्या है ना, ये जो इलेक्शन प्रोसेस है ये कभी कभी कंफ्यूजिंग हो ही जाता है। जैसे कि लोकसभा में एमपी कैसे चुने जाते हैं और ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। आखिर ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है और क्या हम अपने प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली चुनते हैं। नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में इंडियन जनरल इलेक्शंस के बारे में मैं सब कुछ आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्शन प्रोसेस क्या है ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इंडियन जनरल इलेक्शंस में हम वोट किसके लिए करते हैं। तो इंडिया में गवर्नमेंट 3 लेवल्स में है। इसे एक पेड़ के एग्जाम्पल से समझते हैं। पेड़ का सबसे ऊपर वाला हिस्सा यानी सारी पत्तियां मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद पेड़ के अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स यानी राज्य सरकार को रिप्रेजेंट करती हैं और पेड़ का सबसे नीचे वाला हिस्सा यानी पेड़ के जड़ या रूट्स लोकल गवर्नमेंट्स हैं। अर्बन एरियाज यानी शहरों में इसे म्युनिसिपैलिटी के नाम से जाना जाता है और गांव यानी रूरल एरियाज में इसे पंचायत कहते हैं। इस वीडियो में हमें बस सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के बारे में बात करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स या ब्रांचेस होते हैं। पहला है लेजिस्लेचर यानी इंडियन पार्लियामेंट या भारतीय संसद। इसका काम है कानून बनाना, इंपॉर्टेंट इश्यूज पे डिबेट और डिस्कशन करना, देश का बजट बनाना और कुछ प्रोसीजरल ड्यूटीज में पार्ट लेना भी है। इंडियन प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों मिलकर इंडियन पार्लियामेंट को बनाते हैं। दूसरा ब्रांच है एग्जीक्यूटिव। ये लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है, देश चलाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में डिसीजंस भी लेता है। इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेसी शामिल है। तीसरा पार्ट है जुडिशरी यानी कोर्ट्स। ये इंश्योर करती है कि कानून का पालन हो और डिस्प्यूट सेटल हो। इसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर स्टेट्स के हाई कोर्ट्स हैं और लोअर कोर्ट्स भी हैं। 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 के जनरल इलेक्शंस में हम लोकसभा जो कि पार्लियामेंट का पार्ट है उसके एमपीज को चुनेंगे और इस इलेक्शंस में हमें ये भी पता चलता है कि कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी और हमारे प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे। ये ध्यान में रखना जरूरी है कि राज्यसभा और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस बिल्कुल अलग से होते हैं और स्टेट इलेक्शंस यानी विधानसभा इलेक्शंस और लोकल इलेक्शंस का प्रोसीजर भी बिल्कुल अलग है। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और प्राइम मिनिस्टर के चुनाव को समझेंगे। ये हर 5 साल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। तो लोकसभा में कितने लोग चुने जाते हैं? इसका जवाब थोड़ा सा लंबा है। ऐसे तो लोकसभा में मैक्सिमम 550 सीट्स हो सकती हैं। इसमें से 530 सीट्स स्टेट्स को और 20 यूनियन टेरिटरीज को दी गई हैं। लेकिन अभी फिलहाल लोकसभा में 543 सीट्स है। ये नंबर बदल भी सकता है।
550 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ये 543 ही रहे। जैसे कि 1970 से 77 के बीच लोकसभा में 525 सीट्स थी और 1980 से 84 के बीच 542 सीट्स थी। लेकिन ये जो अभी वाला 543 का नंबर है, ये रैंडम नहीं है, ये आधारित है कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर। तो अब आप पूछेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? तो बात ये है कि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और इसका पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। इसी वजह से हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। छोटे छोटे हिस्सों में इसलिए बांटा जाता है ताकि हर एरिया के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी एमपीज हैं, उनका काम आसान हो जाए। कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है ये तो हमने समझ लिया है, लेकिन चलिए थोड़ा और समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसी तरह अमेठी, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, मेरठ, ये सब उत्तर प्रदेश के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इसके अलावा भी यूपी में कई और कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और इसी तरह इंडिया के हर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को छोटे छोटे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि कौन से स्टेट में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, ये कौन डिसाइड करता है? ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, इसी वजह से उत्तर प्रदेश के कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी सबसे ज्यादा है और उत्तर प्रदेश के पास लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट्स यानी 80 सीट्स हैं। अब जब हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज और सीट्स के एलोकेशन को समझ लिया है, तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि विनर्स को कैसे चुना जाता है। ये बहुत ही सिंपल है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वही जीत जाता है और लोकसभा में एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। याद रखें कि एमपी बनने के लिए 50% से ज्यादा वोट्स मिलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस ये जरूरी है कि दूसरे कैंडिडेट्स यानी अपने कंपेटिटर्स से ज्यादा वोट्स मिले। और इसी सिस्टम को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। लेकिन ये नाम आया कहां से? ब्रिटिश हॉर्स रेसिंग यानी ब्रिटेन में घोड़ों के रेस से आया। ब्रिटेन में जब घोड़े दौड़ लगाते थे तब फिनिश लाइन के पास एक पोस्ट हुआ करता था और जो भी घोड़ा पूरे रेस को फिनिश करके सबसे पहले उस पोस्ट को क्रॉस करता था वही जीत जाता था, चाहे वो घोड़ा थोड़ा सा आगे हो या फिर 1000 मीटर से। जो भी पहले उस पोस्ट को क्रॉस कर लेता था वही जीत जाता था। इंडियन लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही कुछ होता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी वोटर्स अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स को वोट देते हैं और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वही जीत जाता है और लोकसभा में एमपी बन जाता है। ये जरूरी नहीं कि उस कैंडिडेट को 50% से ज्यादा या फिर किसी भी स्पेसिफिक परसेंटेज के वोट्स मिले। अब लोकसभा एमपीज को तो हम डायरेक्टली चुनते हैं, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री को भी वोटर्स डायरेक्टली चुनते हैं तो देखते रहिए। ये समझाने से पहले मैं जल्दी से आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास ऐसा कोई आइडिया है जो आप चाहते हो कि मैं अपने अगले वीडियो में कवर करूं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। अगर आप आइडिया देते हैं तो मैं अपने अगले वीडियो के शुरुआत में आपको जरूर फीचर करूंगा। चलिए अब वापस चलते हैं इलेक्शंस पे। इंडिया में सरकार मेजॉरिटी यानी बहुमत से बनती है। इसका मतलब ये है कि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए लोकसभा में आधे से ज्यादा सीट्स मिलना जरूरी है। जी हाँ, लोकसभा में एमपी बनने के लिए स्पेसिफिक परसेंटेज वोट्स की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर किसी भी पार्टी को सरकार बनाना है तो लोकसभा में 50% से ज्यादा सीट्स मिलना जरूरी है। अब क्योंकि लोकसभा में अभी फिलहाल 543 सीट्स है, तो किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीट्स की जरूरत है। लेकिन अगर किसी एक पार्टी को इतनी सारी सीट्स ना मिले
तो क्या होगा? ऐसे में कई सारी पार्टीज मिलकर एक साथ सरकार बनाती हैं और इसे कोअलिशन कहते हैं। 2004 से 14 तक कांग्रेस ने 13 और पार्टीज के साथ सरकार बनाया। इस कोअलिशन का नाम था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस या यूपीए। 2004 में कांग्रेस ने 145 सीट्स जीती थी। उस वक्त उन्हें कोअलिशन की जरूरत थी क्योंकि ये नंबर मेजॉरिटी नंबर से कम था। वैसे ही 2009 में कांग्रेस ने बस 206 सीट्स जीती थी। फिर 2014 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए ने सरकार बनाया। इस कोअलिशन को बीजेपी लीड कर रही थी और नरेंद्र मोदी को पीएम चुना गया। दिलचस्प बात तो ये है कि 1984 के बाद पहली बार किसी पार्टी ने खुद से बहुमत हासिल की। उसके बाद 2019 के चुनाव के दौरान बीजेपी ने एनडीए के दूसरे पार्टीज के साथ पार्टनरशिप तो जारी रखी, लेकिन खुद से बहुमत हासिल भी की 303 सीट्स जीतकर। जीतने वाली पार्टी या कोअलिशन डिसाइड होने के बाद ये सवाल आता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो ऐसा है कि हर पार्टी का अपना एक लीडर होता है और इलेक्शन से पहले पार्टीज यूजुअली ये डिसाइड और अनाउंस कर देती है कि उनका लीडर कौन है। ये वही है जिसे वो प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं अगर वो इलेक्शंस जीत जाते हैं। और इलेक्शंस के बाद इंडियन प्रेसिडेंट उस जीतने वाली पार्टी या कोअलिशन के लीडर को बुलाकर कहते हैं अब आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मैं जानती हूं कि काफी कम टाइम में मैंने आपको बहुत कुछ बताया है और इतनी सारी चीजों को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो चलिए वीडियो खत्म करने से पहले मेन पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। पहला, इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार के 3 पार्ट्स या ब्रांचेस है, लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। दूसरा, इंडिया के जनरल इलेक्शंस में हमें बस लोकसभा जो कि पार्लियामेंट का पार्ट है उससे मतलब है। इन इलेक्शंस में हम लोकसभा के एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वोट करते हैं। तीसरा, लोकसभा में अभी फिलहाल 543 सीट्स हैं क्योंकि पूरे देश में अभी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। चौथा, लोकसभा एमपीज के लिए जो वोटिंग सिस्टम यूज होता है उसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। इसका ये मतलब है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वही जीत जाता है और लोकसभा में एमपी बन जाता है। पांचवा, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी ये मेजॉरिटी के कॉन्सेप्ट या बहुमत पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए लोकसभा में 50% से ज्यादा सीट्स मिलना जरूरी है। अभी फिलहाल क्योंकि लोकसभा में 543 सीट्स हैं, किसी भी इंडिविजुअल पार्टी या कोअलिशन को सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीट्स जीतना जरूरी है। उसके बाद हमने ये सीखा कि जो भी पार्टी या कोअलिशन जीत जाती है उसके लीडर या पीएम कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। आज का हमारा साथ यहीं तक का था। मैं उम्मीद करती हूं कि इस वीडियो ने इंडियन लोकसभा इलेक्शन के प्रोसेस को समझने में आपकी मदद जरूर की। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय।